आप खुदा करे कि जो मेरे नुक्ता नज़र के लोग हैं वो यहाँ पे 90% हों, लेकिन मैं अपने आप को मेहमान जन्नत के ही समझ रहा हूँ। मैं उन्हीं का मेहमान हूँ, वो मेरे मेज़बान। तो मैं ज़ाहिर है अपने मेज़बानों के साथ थोड़ा सा वो खैर, तो कहने का मकसद ये है कि भाई अगर कुरान मजीद को समझना इतना ही आसान होता तो मौदूदी साहब को तफ़हीमुल कुरान क्यों लिखनी पड़ती, और मेरे जैसे लोगों के लिए उन्होंने लिखी थी ताकि इनको आसानी से थोड़ा समझ में आ जाए। वरना बराह रास्त समझना कोई आसान काम तो नहीं, इतनी ज़्यादा तफसीरें क्यों लिखनी पड़ी, इसलिए पड़ी कि बराह रास्त समझ में नहीं आ रहा था किसी को, और किसी ने बराह रास्त समझा हो तो मुझे भी बता दे दिल पे हाथ रख के, लेकिन ऐसी जिद में नहीं। दूसरी बात यह है कि जो कैसर राजा साहब ने बात की इब्तिदा में कर्न अव्वल में कि उनके बीच मसला नमाज़ों के नहीं था, या उनके बीच मसला रोज़े पे नहीं था, उनके बीच मसला ज़कात पे नहीं था, वगैरह वगैरह। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ फिर आपकी इजाज़त के साथ और बहुत एहतराम के साथ कि इत्तिफ़ाक़ तो उनके बीच कुरान मजीद पे भी नहीं था। ज़कात को तो छोड़ दें, नमाज को भी छोड़ दें, रोज़े को भी छोड़ दें। मैं उन सहाबा इकराम का नाम आपको ले सकता हूँ, बता सकता हूँ कि इनका कुरान का वर्जन क्या था और इनका कुरान का वर्जन क्या था और इनका कुरान का वर्जन क्या था। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये मैं नाराज़ होने की बात में इसलिए नहीं होगी कि ये बात मैं सिर्फ इस्लामी लिटरेचर की रोशनी में करूँगा। ठीक है, नहीं वो बाद में करने में बहस कहीं और चली जाएगी, लेकिन फ़िलहाल इतनी सी अर्ज़ है कि इन चीज़ों के ऊपर इत्तिफ़ाक़ नहीं था। इख्तिलाफ़ात की बहस ये वजूहात नहीं थी, वो बाकी लड़ाई झगड़े अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये सारे मामलात उनके बीच हुए। ठीक है, ख़वारिज बीच में से निकलते हैं, उसके पीछे कोई बाकायदा कोई मामला मौजूद है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल होता है, उसके पीछे बाकायदा मामला मौजूद है। एक फ़िदाई हमला हज़रत अली पे होता है, उसके पीछे बाकायदा एक मामला मौजूद है। बाकी ऐसे बहुत सारी शख्सियात हैं जिनको कत्ल किया जाता है, मारा जाता है, हमले होते हैं, उसके पीछे बाकायदा पूरे एक डिबेट, पूरे नज़रियात मौजूद हैं। और मैं आपको ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि वही डिबेट और वही नज़रियात हैं जिसकी बुनियाद पे आज हमारे बीच मसालिक और मुख्तलिफ़ मसालिक और मकातिब चले आ रहे हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो सर्वेस की और अक्सरियत की बात है उसके हवाले से मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर कोई फैक्ट्स होने चाहिए या उसके ऊपर कोई हकीकी कोई नुक्ता नज़र होना चाहिए, महज जो है कोई उसके ऊपर नारा नहीं होना चाहिए। मैं उसके ऊपर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक सर्वे करवाएं बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान के अवाम से ये पूछें कि आप लोग अपने लीडर किन लोगों को समझते हैं, वो आपको बता देंगे कि हम अपने लीडर किन लोगों को समझते हैं। किससे आगे जो मैंने सवाल किया उसकी तरफ आए और उसके बाद आगे डिस्कशन को बुलाएं। सर्वे ये कोई मैटर नहीं करती चीज़, जिस पे जो आपकी डिबेट है ना वो आइडियाज़ की डिबेट है, इंटेलेक्चुअल डिबेट है, उसकी तरफ। तो आप मुझसे फिर इंटेलेक्चुअल सवाल कर लें, मैं आपको बता दूँ। तो सवाल करें, इंटेलेक्चुअल में बता दें। आप मुझसे सवाल करें इंटेलेक्चुअल में, उसके बाद मैंने तो आधा घंटा लगा के सवाल किया। वो सवाल नहीं कि आपने फिर राय दी, मैंने आपके साथ फिर बात नहीं की। मैंने आपको देखें, जब भी मेरी बारी आती है आप अपनी गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। राजा साहब की भी बारी के ऊपर आप अपनी तकरीर किया करें ना। मेरे साथ आप आते हैं तो आप डिबेट शुरू कर देते हैं। अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है और इसको अगर दोबारा से चला के देखा जाए तो जितना टाइम फरूख साहब ने लिया उससे आधा टाइम राजा साहब ने लिया। लेकिन मसला ये है कि राजा साहब ने आपकी जो सवाल था उसके तमाम सवालों का एक एक करके जवाब दे दिया। आप उसी सर्वे पर, बलूचिस्तान के सर्वे पर, पीपल्स पार्टी हमारा मौजू नहीं है। मौजू इस्लाम और सेकुलरिज्म की एक बड़ी डिबेट है जिस पर आप डिबेट की डिस्कशन है जिसको लोग समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मैंने सवाल किया कि ये पाकिस्तानी, इनके ज़हन में ये सवाल आता है कि हम कुरान मजीद के एक बड़े हिस्से पर अमल ही नहीं कर सकेंगे अगर ये इसको रियासत से अलग कर दिया जाए। वो इकबाल का शेर है, हमारे जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हम इसी को पढ़ते हैं, इसी को समझते हैं। आप यहाँ बता दें कि इकबाल का ये जो जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, आप इसको कैसे, आप इसके उल्ट आप सोच रखते हैं, इसके मुखालिफ रखते हैं। आप क्यों रखते हैं, इसकी वजूहात बता दें, उसके दलाइल बता दें ताकि वो उस पर बात कर सकें। चले यार इकबाल पे बात करते हैं। तजदीद रिकंस्ट्रक्शन रिलीजियस थॉट इन इस्लाम पे बात करते हैं। और मैं अब उस हवाले से आ जाता हूँ, आपसे अर्ज़ करता हूँ। मुझे अब मज़ा आना बिल्कुल ख़त्म हो गया डिबेट के अंदर, और लेकिन फिर भी एक सवाल हुआ है तो उस पर बात करते हैं। मैं फिर से अपनी वही बात दोहराऊँगा कि मज़हब एक बाइंडिंग फोर्स मेरे भाई आपके बीच नहीं बनता। फिर आप मिसाल देंगे जंग अज़ीम की, तो फिर मैं जंग अज़ीम में घुसूँगा तो फिर आप कहेंगे कि जंग अज़ीम हमारा मौजू नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश तो करूँगा ना किसी बैकग्राउंड के साथ कि भाई, जैसे कैसर राजा साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा
कि वो ख्वाब में आएंगे और वो पूछेंगे कि यार जब उनको पता चलेगा कि किसी किताब में लिखी हुई किसी बात की वजह से उनको नहीं मारा गया, तो उसकी वजह से उनको खुशी हो जाएगी, चले अब मैं फ़ाइन इसलिए कि मुझे किसी किताब में लिखी हुई बात की वजह से नहीं मारा गया। जो मर जाता है वो तो मर जाता है। मसला ये है कि जिसने मारा है उसके साथ अब क्या रवैया होना है इस दुनिया में। मिसाल के तौर पे मशाल खान मर्दानी यूनिवर्सिटी में मारे गए, अदालत ने उनके ऊपर केस चला, लड़कों के ऊपर, अदालत ने उनको रिलीज़ कर दिया। अदालत से निकलने के बाद भी अदालत के सामने खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है जिसके अंदर वो कहते हैं कि हमें फ़ख्र है कि हमने मशाल खान को मारा, और दोबारा भी अगर ऐसी कोई बात करेगा तो हम उसको मारेंगे। और वो लोग आज़ाद ही रहे। क्यों आज़ाद रहे? इसलिए कि उन्होंने महज इसलिए नहीं मारा था कि उसके साथ कोई इंतज़ामी झगड़ा था, महज इसलिए नहीं मारा था कि उसके साथ कोई कारोबारी झगड़ा था। वो बड़ा अकीदे को एक बुनियाद बना के वो झगड़ा किया गया, तो उसके बाद उसका फैसला करना, उस पर बात करना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये होता है कि इस तरह के मामलात में जब कोई मसला आता है अदालत में, तो उसमें आलमी ताकतों को बीच में मुलव्वस होकर वो फैसले करवाने पड़ते हैं, अदरवाइज फैसले नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसलिए कि मुझे पता है, अभी मेरा 2 लोगों का आपस में झगड़ा हुआ बाहर, कारोबारी था, मैं जज बैठा हूँ, मेरे पास केस आया, इसका फैसला सुनाना मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे ना स्टेट मशीनरी से डरने की ज़रूरत है, ना मुझे बाहर खड़ी हुई पब्लिक से डरने की ज़रूरत है, ना ऑडियंस से डरने की ज़रूरत है, ना मुझे सर्कमस्टांसिस की, और ना मुझे व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स से डरने की ज़रूरत है। मैं फैसला सुना दूंगा। लेकिन अगर वो फैसला इस बुनियाद पे आया है, जैसे वो सफदर साहब, कैप्टन सफदर साहब के ज़मीन का मसला था आपके एबटाबाद में, आज तारीख तक भी उस ज़मीन के मसले को उन्होंने कादियानी और मुसलमान का मसला बनाया हुआ। कैप्टन सफदर साहब ने क्यों बनाया हुआ? इसलिए कि उनको ये पता है, अब मुझे नहीं पता कि वो ज़मीन वाकई में उनके ही है या नहीं है, लेकिन जो टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल किए उससे मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़मीन का मामला उनका बड़ा कच्चा है। तो वो मसला लेके अदालत में इसलिए लेकर आना चाहते हैं कि ताकि ये मसला महज ज़मीन का मसला ना बने, इसके साथ अकीदा भी वाबस्ता हो, और जब अकीदा वाबस्ता हो जाएगा तो उसके बाद जज के लिए अपना फैसला सुनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि जज ने अब यह फैसला सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर नहीं करना है, इस बुनियाद पे करना है कि उसने देखना है कि इस वक्त अदालत से बाहर जो लोग खड़े हुए बिस्तर लगा के लेटे हुए हैं, उनके चेहरों पे क्या लिखा हुआ है, उनके अज़ाइम क्या है, उनकी धमकियां क्या है, वो उस बुनियाद पे वो फैसला सुनाएगा। बाकी इकबाल साहब की बात रह गई है, तो इकबाल साहब के ऊपर मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूंगा कि इकबाल साहब एक इंतहाई मजलूम इंसान, हमारी रियासत ने उनके मत्थे इतने झूठ मारे, इतने झूठ लिखे हैं, उसके बारे में कहे हैं उनको। मिसाल के तौर पे वो खुद, यानी ऐसे झूठ भी उनके गले में डाले गए कि जिसको इकबाल साहब ने खुद मुस्तरद किया हुआ। आप चंगेज़ी की बात करते हैं, इकबाल साहब ने खुद ये कहा कि मैं जमहूरी निज़ाम को इसलिए नहीं मानता कि जमहूरियत के अंदर, अव्वल इकबाल साहब ने कहा कि मैं जमहूरियत को नहीं मानता। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब जमहूरियत का फ़लसफ़ा आया तो इसके खिलाफ रेजिस्टेंस बिल्कुल उसी तरीके से हुई जैसे सेकुलरिज्म के खिलाफ होती है, और ख़ुद इकबाल ने भी उसको मुस्तरद किया। जब वजह पूछी गई तो शेर में भी उन्होंने बताया कि इसकी वजह मेरी नज़र में ये है कि इस निज़ाम के अंदर लोगों को तोला नहीं जाता, बस गिना जाता है, चाहे वो जैसे भी हो। लेकिन जब वो वक्त गुजरा तो उसके बाद इकबाल साहब ने खुद ये फरमाया कि सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, वो जमहूरियत के कायल हो गए। जब जमहूरियत के कायल हो गए तो मेरे लिए वो सेकुलरिज्म के कायल हुए, इसलिए कि उनके सामने ये इतना बड़ा ताकत के साथ सेकुलरिज्म वाला मसला आया नहीं था। सेकुलरिज्म के कायल हो गए, जमहूरियत के कायल हो गए। लेकिन जमहूरियत के साथ उन्होंने एक लाहिका साथ और लगा दिया कि भाई मैं रूहानी जमहूरियत का कायल हूं। रूहानी जमहूरियत, अब रूहानी जमहूरियत क्या होती है भाई? दुनिया में या जमहूरियत होती है या जमहूरियत नहीं होती है। अब रूहानी जमहूरियत क्या है? रूहानी जमहूरियत के अंदर फिर से वो पेशवाइयत आ जाती है, जिसमें एक ही वक्त में इकबाल कहते हैं कि मैं पेशवाइयत को नहीं मानता, और रूहानी जमहूरियत का नाम लेके वो पेशवाइयत को जस्टिफाई भी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर वो नुक्ता नज़र पेश करते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि इस्लामी रियासत अगर कायम हो तो उसके ऊपर एक मजलिस शूरा अलग सी होनी चाहिए जो नीचे चेक रखे, जैसे ईरान में आपके है। ईरान में पूरे आवाम का विजडम एक तरफ, और पार्लियामेंट के ऊपर जो एक काउंसिल बनी हुई है जिसमें चंद अफराद बैठे हुए उनका विजडम एक तरफ। अगर 90%, 98% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ईरान एक फैसला अपने विजडम से सुना दे तो ऊपर काउंसिल में बैठे हुए 20 से 25 अफराद उस फैसले को मुस्तरद कर सकते हैं। यही वो पाकिस्तान में हुआ, और ये उसी नुक्ता नज़र की इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की बुनियाद जब पाकिस्तान में रखी जा रही थी तो वो बुनियादी तौर पे इकबाल के इसी तस्वुर पे रखी जा रही थी। और ये पाकिस्तान में हुआ कि पार्लियामेंट के ऊपर चेक रखने के लिए पार्लियामेंट के सामने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल खड़ी की गई और अदालत के सामने शरिया कोर्ट खड़ी की गई, ठीक। और उसका मकसद भी बुनियादी तौर पर यह था कि अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी तादाद में अफराद बैठे हों, वो कुछ भी सोच रहे हों, अगर शरिया कोर्ट को एक बात समझ में नहीं आ रही है तो वो उनको नहीं करने दी जाएगी। इसी तरीके से पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठे हों,
वो अपने विजडम से अपने पब्लिक के लिए और अपने पब्लिक के अप्रूवल के साथ उनके लिए क्या बेहतर फैसला करना चाहते हैं, वो चाहे अक्सरियत के साथ फैसला करें, लेकिन उसके मुकाबले में बहरहाल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को वो कानूनी और आईनी हैसियत हासिल नहीं है जो ईरानी कौंसिल को है, लेकिन फिर भी उसको स्टेट मशीनरी को साथ मिला के अपने मुखालफिन का इस्तेहसाल करने के लिए, घेराव करने के लिए, पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए वो एक बड़ा अच्छा सा टूल है। यानी आप पार्लियामेंट के अंदर कितनी भी ताकत में बैठे हुए हों, 4 मौलवी साहिबान फैज़ाबाद से निकलेंगे, आएंगे, आपको कहेंगे कि आपके फ़लाँ वज़ीर कानून का अकीदा हमारी समझ से बाहर है। स्टेट आएगी उनको फैसिलिटेट करेगी, पार्लियामेंट को नहीं फैसिलिटेट करेगी, दारुल अवाम को नहीं फैसिलिटेट करेगी, जो सड़क पर बैठे हैं उनको फैसिलिटेट करेगी। क्या कि आपको वज़ीर कानून से क्या मसला है, हमें अकीदा नहीं पसंद, हमें वजाहत चाहिए, तो स्टेट जाती है वज़ीर कानून को उठा के लाती है और 2-4 उलमा इकराम के सामने बिठाती है कि पूछो इनसे इनके अकीदे के बारे में। जब वो 4 मौलवियान साहिबान उनका इंटरव्यू कर लेते हैं, जब वापस आते हैं तो स्टेट उनसे पूछते हैं उन 4 अफराद से कि क्या कहते हैं आप, वो कहते हैं कि हम वज़ीर कानून की वजाहत से मुतमईन नहीं हैं। तो स्टेट अब इन 4 मौलवियान इकराम से पूछ रही है कि अगर आप मुतमईन नहीं है तो आपको क्या चाहिए, वो कहते हैं हमें वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा चाहिए, और स्टेट खुद चल के जाती है और वज़ीर कानून से इस्तीफ़ा लेकर आके बाहर गैर मुंतखब बैठे हुए 4 मौलवियों के हवाले करके चली जाती है और पूरे पार्लियामेंट की तजलील हो जाती है। वो पार्लियामेंट की भी तजलील है, उसको मैं बतौर आम फ़र्द अपने आवाम की भी तजलील समझता हूँ, लेकिन यह सारा सिस्टम ज़ाहिर है कि इकबाल के नुक्ता नज़र में खड़ा किया गया है। बाकी चंगेज़ी वाली बात भी मेरा ख्याल है कि इकबाल ने खुद उसको मुस्तरद कर दिया, वो इस तरह फिर उन्होंने सोचना या समझना छोड़ दिया था। ये इलाहाबाद का पूरा वाक़या कि जब यूनिवर्सिटी के अंदर वो तलबा के सामने खड़े हुए उन्होंने ये सवाल उनके सामने रखा, तो उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से काट के दूसरी तरफ ले गए और ये इशारा दे दिया कि मेरे नुक्ता नज़र के अंदर एक बड़ी तब्दीली पैदा हो चुकी है। मुर्शिद वाला कत्ल भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फैजाबाद धरना केस तो सुप्रीम कोर्ट में जी फैजाबाद धरना केस भी इस वक्त तेरे बहस नहीं लाना, लेकिन नजरियाती एतबार से जो जिस सवाल का जवाब आपने देना है, जो पूरी डिस्कशन से निकलता है, वो ये निकलता है कि फेडरल शरीयत कोर्ट एक कोर्ट है, चंद जजेस हैं, 4-5 3 बल्कि बैठेंगे, और पार्लियामान ने एक कानून बनाया, ट्रांसजेंडर एक्ट बनाया, और ये ज़्यादा अच्छी मिसाल होती है कि फरूख साहब इसको बयान करते हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट को फेडरल शरीयत कोर्ट ने 4-3 जजेस बैठते हैं और पार्लियामान के बनाए हुए कानून को, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, हर बंदे की एक आज़ादी है कि वो अपने आप को किस जिन्स के साथ मुंसलिक करना चाहता है, कैसे अपनी सिंफ का इजहार करना चाहता है, 3 जजेस बैठते हैं और उसको कलअदम करार दे देते हैं। ये वो जो तस्वुर जो जिस तरह ईरान का इन्होंने बताया कि एक सुप्रीम काउंसिल है और वो पार्लियामेंट के ऊपर चीजों को वो करती है, तो आप इसका जवाब दें कि कैसे ये एक डेमोक्रेटिक जिसकी आप बात कर रहे हैं, जमहूरी मुल्क है, आवाम की राय आपने कहा कि ले ली जाए, आवाम की राय इस्लाम के हाथ में होगी, तो ये भी जो पार्लियामान है वो आवाम की राय का मजहर है। तो ये पार्लियामान ने की जो राय है, एक कानून पार्लियामान ने पास किया, उसको इस अंदाज में कदम करार देना, क्या माशरा इसमें आगे चल सकता है? जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया फरनूद आलम साहब। मैं एक आप इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ज़िमनी तौर पे एक चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि फरनूद आलम साहब आपने फरमाया कि सहाबा में भी कुरान का कौन सा वर्जन और ऐसा एक नज़दीक एक का दूसरे के नज़दीक, और फिर आपने कंक्लूड करके कि नहीं चूँकि मेरा टॉपिक नहीं है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो आपका टॉपिक नहीं है उसको आप इस तरह से एक छोटा सा एक पॉइंट स्कोर करके फिर आगे ना बढ़ जाए। आप इस पर सेपरेट डिबेट करना चाहते हैं, बाय ऑल मीन्स। ये फ़िक्री यतीमों का ये दीन नहीं है। आपके 1400 साल से मुसलसल हमारा ये एक लड़ी है। तो बाय ऑल मीन्स मैं 1 साल से लाइव हर सैटरडे को, कभी कभी छुट्टी हो जाती है, उसकी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन हर सैटरडे को मैं लाइव होता हूँ, जिसमें मैं मुसलमानों से बात नहीं करता। मैं उन्हीं लोगों से बात करता हूँ जो कुरान पे ऐसे एतराज़ात उठाते हैं, इस्लाम पे ऐसे एतराज़ात उठाते हैं। मैं दोबारा लाइव आपके साथ डिबेट करने को तैयार हूँ कि कुरान का कौन सा वर्जन के साथ उनके पास। वही बात जो इमरान शफीक साहब ने अब फरमाई कि एक अदालत होती है, नसल फोड़ते हैं। पहले हमने एक असूल तय करना है कि क्या ये बात दुरुस्त है उसूली तौर पे कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग एक कानून बनाएं और एक अदालत उस कानून पे अपनी राय इस तरह से दे कि उस कानून को वो स्ट्राइक डाउन कर दे, उस कानून पे वो उसको वापस भेज दे एंड सो फोर्थ। तो क्या असूली तौर पे ये बात दुरुस्त है या नहीं है?
दैट्स क्वेश्चन नंबर 1। मुझे उम्मीद है कि फरनूद आलम साहब इस बात से इत्तफाक करेंगे कि उसूली तौर पे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आप किसी भी हाई कोर्ट में जाके किसी भी लेजिस्लेशन को यूके में, पाकिस्तान में, आप उसके ख़िलाफ़ आप एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं। इमरान शफीक साहब उसके एक्सपर्ट हैं, बेहतर बता सकते हैं। तो अदालत बता सकती है कि कानून ठीक है या नहीं है, डज इट अकॉर्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशन और डज इट नॉट। अगर हमारे लिए ये एक्सेप्टेबल है तो फेडरल शरिया कोर्ट महज इसलिए अनएक्सेप्टेबल है कि वहाँ पे वर्ड शरिया लिखा हुआ है। दैट्स द ओनली रीज़न। तो असूली तौर पे अगर आपका ये मौक़िफ़ है तो ठीक है, सिर्फ सारी अदालतों को ख़त्म कर देते हैं, ये जो हमारे पास 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं उसमें से जुडिशरी को ख़त्म करते हैं, सिर्फ लेजिस्लेचर को रखते हैं, दैट्स इट। लेकिन अगर हम समझते हैं कि नहीं जुडिशरी होनी चाहिए, तो फिर अगर कोई शरई अदालत है तो वर्ड शरिया ये ज़र्फ़ पे भारी नहीं पड़ना चाहिए। उससे आगे एक बात है, अब मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ खिलवाड़ क्या है। पूरी दुनिया में एक लीगल असूल है कि जब किसी अदालत के फैसले को आप उससे बड़ी अदालत में चैलेंज करते हैं, तो जब तक बड़ी अदालत फैसला नहीं देती है तब तक निचली अदालत का फैसला स्टैंड करता है। ये पाकिस्तान में भी ऐसा ही असूल है। आपको पता है पाकिस्तान में एक अदालत है जिस पर यह असूल अप्लाई नहीं होता, गेस करें वो कौन सी है? फेडरल शरिया कोर्ट। फेडरल शरिया कोर्ट पाकिस्तान की वो अदालत है जिसके दांत निकाल दिए गए हैं कि आज आप फेडरल शरिया कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, द मोमेंट चैलेंज एक्सेप्ट होता है, वहां पे आपकी जो पिटीशन है, अपील है, वो एक्सेप्ट होती है, उसी वक्त फेडरल शरिया कोर्ट का फैसला नलीफाई कर दिया जाता है, फाइल होती है, तो उसी वक्त खत्म कर दिया जाता है। हम तो ये कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी अदालत ही इतनी यतीम क्यों है कि जब तक, और ये करते क्या है हमारे सेकुलर्स, मैं उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। अर्ली 90s में सूद के खिलाफ फैसला आता है और रूल्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला जाएगा, जो बेंच बनेगा वो आम बेंच नहीं होगा, वो एक स्पेशलिस्ट बेंच होगा जो कि शरिया के साथ कंप्लाइंट होगा। पता है वो बेंच कब बना? Forget it, didn't happen। फेडरल शरिया कोर्ट में दोबारा जस्टिस मुस्कान ज़ई उस पर फैसला देते हैं और 2027 तक के फ्रेमवर्क देते हैं कि पाकिस्तान से सूद को आप ख़त्म करें। इशा की नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर उनको गोलियां मार के शहीद कर दिया जाता है। What do you think who are we dealing with? जज के फैसले को तो आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके ऐसे खत्म कर दिया, साथ जज को भी मार दिया। हमें ना बताएं, और वो बात में ठीक है किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर दी, वो कर दिया। हालांकि जिन लोगों पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटियां डालते हैं वो तो आपके नजदीक तो शरीयत के हक में, वो अपना बंदा क्यों मारेंगे? इफ यू आस्क क्रिटिकली। सवाल ये है कि पाकिस्तान में आप अदालत को ये हक देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट के किसी भी फैसले पे या किसी भी पार्लियामेंट के अपने लेजिस्लेशन पे अपना फैसला दे। अगर वो है तो आप शरीयत को भी उसी तरह से हक दें जिस तरह से बाकी को दिया हुआ है। और फिर उन्होंने बात की फरनूद आलम साहब ने, जो हमारी काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी है ना, इस्लामिक काउंसिल जगह पे मौजूद है, लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा फरनूद आलम साहब या तो वो नावाकिफ़ हैं या वो मिसलीड कर रहे हैं। मैं उसमें ज़्यादा रखूँगा, मैं कहूँगा वो नावाकिफ़ हैं। हमारी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल कभी भी किसी फैसले को, किसी माफ़ी चाहूँगा लेजिस्लेशन को चेंज नहीं कर सकती है, बल्कि पार्लियामेंट में सर्टन परसेंटेज, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो 40%, अगर वो पार्लियामेंट समझती है कि हमें इस मामले में नहीं पता तो वो रेफ़र करती है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को और वो अपनी ओपिनियन दे के उसको वापस पार्लियामेंट में भेजते हैं। ये पार्लियामेंट के पास ही राइट रहता है। जी तरफ आ जाए, इसको छोड़ते हैं आगे। ये जो ट्रांसजेंडर वाला मामला, हाँ, ये एक जो जिस बुनियाद पर सवाल था वो ये था कि लोगों को कुछ हकूक हासिल हैं, पूरी दुनिया में हासिल हैं, आइन आपके हकूक देता है, उनको एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, आप मजहब की बुनियाद पर उसकी मुखालफत करते हैं। देयर इज़ अ क्वेश्चन कि आप लेजिस्लेशन जब भी आप कानून बनाते हैं तो वो किसी ना किसी बेस पे तो बनाते ही हैं, कोई ना कोई तो बेस होगी। अगर वो बेस मजहब है और लोगों की मर्जी के मुताबिक है तो इस पे एतराज़ क्यों? किसी सेकुलर के पास क्या हक है कि वो मजहबी मुल्क में मजहबी लोगों के बनाए हुए असूलों को कहे कि ये गलत हैं और तुम मेजोरिटी में हो, मैं माइनॉरिटी में, उसके बावजूद तुम गलत हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई इस मुल्क में मैं उसकी एक बेस है ना उसकी। जी जी, क्या ये अगर आप इस बात को मान लिया जाए तो अगर पाकिस्तान में मेजोरिटी कह दे कि हमें इस्लाम नहीं चाहिए तो क्या इस्लाम गलत हो जाएगा? इस्लाम गलत बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आप उसको छोड़ देंगे, जो आपका मौक़िफ़ है आप उससे पीछे हो जाएंगे? कि मैं राय मान लेता हूं, मेरी एक पब्लिक पोजीशन है, मैं दोबारा से स्टेट कर देता हूं कि मैं कहता हूं कि जिस तरह से हमारे सेकुलर्स ने
ये ट्रांसजेंडर्स एक्ट को लिटरली एक चोर दरवाजे से हम पे मुसल्लत किया। कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, कोई डिबेट्स नहीं हुई, कोई पब्लिक को अवेयर नहीं किया गया। बस लोग सामान समेट के 2018 की आखिरी सेशन में उस असेंबली के घर जा रहे हैं तो उन्होंने वो बिल पास करा दिया बगैर किसी को बताया इवन कि ये है क्या। आप इस तरह से करेंगे तो बात ठीक नहीं है। हम आपसे ये कहते हैं कि आप अपनी पार्टीज बनाएं, आप स्टेट लेवल पे आएँ, आप इलेक्शन लड़ें, आप अपने मैनिफेस्टो में लिखें कि आप जब हुकूमत में आएंगे तो आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे, रिलीजन को रियासत से सेपरेट करेंगे। लोग अगर आपको वोट देते हैं, आप आए हुकूमत में, ये सारे काम करें। हम आपको बहसीत हुक्मरान एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन पीसफुल डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस आपके खिलाफ हम जारी रखेंगे, लेकिन हुक्मरान के तौर पर आप हमारे हो जाएंगे। लेकिन अगर लोग आपको वोट नहीं देते हैं, थिंक अबाउट इट कि पाकिस्तान को सेकुलर करने का फिर एक तरीका पीछे बच जाता है, और वो है एक फोर्स्ड डिक्टेटरशिप। बाय द वे, पाकिस्तान के फिक्री लोग जो सेकुलरिज्म पाकिस्तान में प्रमोट करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी इस आइडिया की एडवोकेसी कर रहे हैं कि ये कौम इस लायक नहीं है कि इनको अवेयर करो, इनके ऊपर सेकुलरिज्म मुसल्लत करो, जो कि अनऑफिशियली तो किया हुआ है इन लोगों ने, अनऑफिशियली तो किया हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो इमरान शफीक साहब का क्वेश्चन था कि क्या हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, श्योर, आप आएँ डेमोक्रेटिक तरीके से, बनाएं अपनी पॉलिसीज़, करें, हम पे ये मुसल्लत ना करें। हमें ये ना कहें जो आगे कहा ना फरूद आलम साहब ने कि वो शरीयत किस तरह की होनी चाहिए। भाई ये मसला नहीं है हमारा कि शरीयत किस तरह की होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि आईने पाकिस्तान को आप उसकी अपनी, साहब ने ये कहा है कि आप फैजाबाद में जमा हो जाते हैं जी जी, और वजीर को बुला के कहते हैं कि चीजों को तब्दील करें, तो कानून साजी कहाँ से हो? मॉब के जरिए, मॉब जस्टिस के जरिए आप सारे काम करवाते हैं, यही तो उनका एतराज है। ये अच्छा कि आपने याद करा दिया, मुझे ये पॉइंट मेरे ज़हन से निकल गया था। ये मशाल साहब की बात हो या जाके जलसों की बात हो, धरनों की बात हो, देखिए जब किसी भी चीज़ की आप रिज़ल्ट को आप असेस करते हैं तो उस प्रोसेस को एनालाइज किए बगैर उस रिज़ल्ट को एनालाइज नहीं कर सकते जिस प्रोसेस का ये रिज़ल्ट हुआ करता है। 70 साल से जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना था वो कभी आपने लोगों को दिया ही नहीं। शरीयत इस मुल्क में आई ही नहीं। अशराफिया आखिरी घर में जो रगों में दौड़ता हुआ खून है उसको भी चूस देती है, और वो सेकुलर है। बाय द वे, मैं अगेन कहता हूँ वो सेकुलर है, पॉलिसी लेवल पे वो सेकुलर है। लोगों को आप बिजली का बिल जमा कराने के लिए जलील करके रख देते हैं, अदालतों में नस्ल दर नस्ल केस चलते हैं। ये है लोगों को वो पैकेज दिया हुआ, तो उसके बाद आपको एक्सपेक्टेशन क्या है कि लोग यहाँ पे वो सलूक करेंगे आपके साथ जो किसी ऐसे, अब तो खैर महज़ब मुल्कों में भी नहीं होता। पेरिस में आपने देख लिया है कि जला के रख दिया, उन्होंने सिर्फ 2 साल पेंशन की एज ऊपर की थी कि आपके बुनियादी हकूक जब नहीं मिलते हैं तो लोग एकदम से फिर हाइपर होते हैं। तो पाकिस्तान में अगर आप चाहते हैं कि सड़कों पे इंसाफ ना हो बल्कि अदालतों में हो, आप ये चाहते हैं कि इस तरह से मॉब जस्टिस ना हो, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि इस मुल्क में शरीयत लेके आएँ। अदालतों में जब लोग इंसाफ होता हुआ देखेंगे, लोगों को कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब लोग ये देखेंगे कि मेरे दादे का केस भी आगे, मेरे भी आगे, पोते ने आके लड़ना है, 6 जनरेशन गुजर जाएंगी, तो लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गिव देम द जस्टिस दे डिजर्व, एवरीथिंग विल बी फाइन। इतनी सी बात है। आप कहते हैं कि प्रोसेस वही रहेगी, नतीजा चेंज हो गया।